वीडियो को पूरा देखिए, चैप्टर को ध्यान से समझिए और एंड में जो नोट्स दिए गए हैं उन्हें जरूर पढ़िए। इससे आपको चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सृजन, महत्वाकांक्षा और परित्याग की एक बेहद दुखद कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसने 200 सालों से भी ज्यादा समय से लोगों के जहन पर कब्जा कर रखा है और सच पूछिए तो आज भी उतनी ही जरूरी है। फ्रैंकेनस्टीन की जो शुरुआत है वो खुद नॉवल जितनी ही ड्रामेटिक है। इसकी पैदाइश हुई एक मशहूर, अंधेरी और तूफानी गर्मी के मौसम में एक चैलेंज से। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक पल की देन है। और ये कोई मामूली गर्मी नहीं थी। असल में ये एक ग्लोबल क्लाइमेट डिजास्टर था, जिसे बिना गर्मी का साल भी कहा जाता था। और इसी बिल्कुल निराश कर देने वाले उदास माहौल ने सिर्फ 18 साल की मैरी शेली को अपनी इस अमर, डरावनी कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। तो यहां से कहानी का मंच तैयार होता है हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, एक बहुत ही टैलेंटेड लेकिन उतना ही जुनूनी नौजवान साइंटिस्ट। एक ऐसा इंसान जिसका जुनून उसे सही गलत की सीमाओं से बहुत आगे ले जाने वाला था। विक्टर का जो किरदार है वो नॉवेल के सब टाइटल अ मॉडर्न प्रोमेथियस को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। प्रोमेथियस वो किरदार था जिसने देवताओं से आग चुराई और फिर उसे इसकी सजा भी मिली। ठीक उसी तरह विक्टर भी जीवन का रहस्य यानी कुदरत की वो आखिरी आग चुराना चाहता था। और इस काम के लिए वो खुद को दुनिया से एकदम काट लेता है। अपने परिवार से, अपनी इंसानियत तक से उसका नाता टूट जाता है। सिर्फ एक ही धुन में, अपने उस गैर कुदरती मकसद को पूरा करने की धुन में। वो कसाई खानों से, मुर्दा घरों से इंसानी जिस्म के हिस्से इकट्ठा करता है और इस पूरे प्रोसेस में वो धीरे धीरे अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोता चला जाता है। और फिर सृजन का वो पल आता है। लेकिन ये किसी जीत का पल नहीं था, बल्कि ये था खालिस दहशत का पल। जिस एक चीज के लिए विक्टर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो अब एक खौफनाक हकीकत बनकर ठीक उसके सामने खड़ी थी। विक्टर कामयाब तो हो जाता है, लेकिन जिस 8 फुट लंबे विशालकाय जीव को उसने बनाया था, उसकी भयानक हकीकत देखकर उसे फौरन उससे घिन आने लगती है। जिन फीचर्स को उसने खूबसूरत समझकर चुना था, वो अब डरावने लग रहे थे। और उसकी ये बड़ी साइंटिफिक कामयाबी असल में एक नैतिक नाकामी बन चुकी थी। और यहीं पर विक्टर की सबसे बड़ी नाकामी सामने आती है। एक बनाने वाले के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो पूरी तरह फेल हो जाता है। यही वो पल है जो पूरी कहानी की ट्रेजेडी को शुरू करता है। उसने जिंदगी तो बना दी, लेकिन उसे पालने पोसने की, उसे रास्ता दिखाने की या उसे प्यार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। तो अब कई सालों की तन्हाई और तकलीफ के बाद बनाने वाला और उसकी बनाई हुई मखलूक एक ड्रामेटिक मोड़ पर फिर से आमने सामने आते हैं। और सच कहूं तो यही कहानी का दिल है, वो हिस्सा जहां हमें उस राक्षस का नजरिया सुनने को मिलता है। एक वीरान से ग्लेशियर पर वो जीव बड़े सलीके से अपनी कहानी सुनाता है कि उसने कैसे सीखा, कैसे उसने तन्हाई और दर्द झेला। वो किसी शैतान की तरह बात नहीं करता, बल्कि एक सोचने समझने वाले, महसूस करने वाले जीव की तरह बात करता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ किसी का साथ चाहिए। और यही उसका सबसे बड़ा तर्क है कि वो पैदा तो अच्छा हुआ था, लेकिन दुख ने और लोगों की नफरत ने उसे एक शैतान बना दिया। उसकी बुराई पैदाइशी नहीं थी, बल्कि उसके बनाने वाले ने और इस समाज ने उस पर थोपी थी। तो वो जीव विक्टर से एक मांग करता है कि वो उसके लिए एक फीमेल साथी बनाए, और वो वादा करता है कि वो दोनों साउथ अमेरिका के जंगलों में कहीं गायब हो जाएंगे और फिर कभी इंसानियत को परेशान नहीं करेंगे। ये एक बहुत सीधी सी मांग थी, उसे वो साथ दे दो जिससे उसे महरूम रखा गया है। उस जीव के तर्क और अपने अंदर की गिल्ट की वजह से विक्टर मान जाता है। वो दूसरी बार अपना वो खौफनाक काम शुरू करने के लिए ऑर्कनी के एक दूर दराज आइलैंड पर जाता है, लेकिन इस बार वो अपने वादे के अंजाम को लेकर डरा हुआ है। उसे बहुत शक है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां विक्टर का शक उसे एक जानलेवा फैसले की तरफ ले जाता है। एक ऐसा फैसला जो सबकी तबाही तय कर देता है। यह वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और जैसे ही वो खिड़की के बाहर अपने बनाए जीव को खुद को घूरते हुए देखता है, विक्टर गुस्से और डर में उस अदबनी फीमेल साथी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये एक आखिरी धोखा था जिसने उस जीव की उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा दिया। ये टूटा हुआ वादा उस जीव के सारे गुस्से को बाहर ले आता है और वो एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से हर उस इंसान को खत्म करना शुरू कर देता है जिससे विक्टर प्यार करता है। उसका मकसद अब साफ था, वो विक्टर को भी ठीक उतना ही अकेला और दुखी बनाना चाहता था जितना वो खुद था।
अपना सब कुछ खोने के बाद विक्टर की जिंदगी में अब सिर्फ एक ही मकसद बचा था, बदला। उसका जुनून अब कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह करने के लिए था। यहीं पर मरते हुए विक्टर को एक एक्सप्लोरर कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन बचाता है और विक्टर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो एक चेतावनी की तरह है। यहाँ वॉल्टन का किरदार बड़ा दिलचस्प है। वो विक्टर के ठीक उलट एक आईने की तरह काम करता है। उसके सामने भी वैसी ही एक मुश्किल सिचुएशन आती है, लेकिन वो विक्टर से बिल्कुल अलग, ज्यादा इंसानी रास्ता चुनता है। वॉल्टन ये दिखाता है कि महत्वाकांक्षा या जुनून को जिम्मेदारी के साथ बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन कहानी में एक आखिरी दर्दनाक मुलाकात अभी बाकी थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। वॉल्टन देखता है कि वो जीव विक्टर की लाश पर झुककर रो रहा है। वो पछता रहा था और वो बताता है कि उसका अपना दर्द और उसकी तन्हाई विक्टर की तकलीफ से कहीं ज्यादा थी। वो ये भी बताता है कि बदला लेने से उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि और ज्यादा दुख ही मिला। और बनाने वाले और उसकी मखलूक दोनों की मौत के साथ दर्दनाक घटनाओं का ये सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाता है। देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने जुनून और अपनी अपनी गलतियों का शिकार हुए। तो एक साइंटिस्ट की ये कहानी जिसने खुदा बनने की कोशिश की, और उस जीव की कहानी जिसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, इससे आखिरी सबक क्या मिलता है? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है, खासकर आज के दौर में जब हम साइंस की नई नई हदों को पार कर रहे हैं। वेक्टर के जो आखिरी शब्द थे वो एक जबरदस्त चेतावनी की तरह हैं, जो 200 से ज्यादा सालों से गूंज रही हैं। ये चेतावनी सिर्फ ज्ञान हासिल करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस जुनून के खिलाफ है जो जिम्मेदारी, हमदर्दी और इंसानियत को नजरअंदाज कर देता है।